हेलो दोस्तों, तो स्वागत है उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम चल रहे थे अभी उत्तराखंड की हिस्ट्री की रिवीजन की ओर। तो हमने जो है बेसिक रिवीजन कर दिया था, उसमें कुछ कुछ छूट गए हैं। टाइम की समय की कमी की वजह से वो जो आपका छूटा है वो टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहेगा। अब कर लेते हैं आज की क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री की जो भी हमने क्लासेस पढ़ाई है उसका रिवीजन। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही थी वो फिर से रेगुलरली कंटिन्यू होगी। जैसे हमारा क्या चंद्रवंश आया था तो वो हुआ। अभी हमारी हिस्ट्री का रिवीजन था, तो हिस्ट्री में हमने जितनी भी प्रीवियस जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। आपका इतिहास उत्तराखंड इतिहास का रिवीजन है ये क्लास। तो इसमें आपका जो फटाफट रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास का है 3 भागों में बांटा गया है। मोस्टली क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं वो, तो इसके 3 कालखंड आते हैं। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक हासिक काल। और आपका होता है यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक ऐतिहासिक, क्योंकि ये रिवीजन है तो फटाफट लिखते हैं। और यहाँ पे होता है ऐतिहासिक काल। फटाफट देखेंगे यहाँ पर प्रागैतिहासिक में क्या थे। प्रागैतिहासिक काल में आपके जो थे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर क्या था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे तो क्या यहाँ पर हमें किस रूप में हमें इतिहास की जानकारी मिली है, तो यहाँ पे हमें मिली है पाषाण कालीन उपकरण। और यहाँ पे दूसरे जो मिले हैं वो मिला है गुहा लेख, यानी कि गुहा लेख चित्र। यहाँ पे गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उससे हमें इस इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या यहाँ पे रहा होगा उसके बारे में। आदि ऐतिहासिक काल से जो रिलेटेड है वो मिले हैं आपको यहाँ पर पुरातात्विक तत्व, तात्विक, यानी कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिली है। और यहाँ पर और इसके अलावा जो मिला है वो मिले हैं साहित्यिक तत्व, साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्य के रिलेटेड, यानी कि साहित्य में जो भी आपकी लिखी हुई चीज़ें हैं। जैसे इसमें क्या था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, इसमें नहीं थे लिखित साक्ष्य। यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं तो यहाँ पे ग्रंथ लिखे गए, वेदों की रचना हुई, यहाँ पर ही आपकी पुस्तकें लिखी गई। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ऐतिहासिक काल जो था आपका, ऐतिहासिक काल 3 कालखंडों में विभाजित है। ऐतिहासिक काल जो है आपका 3 कालखंडों में विभाजित है। इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो ऐतिहासिक काल है उसमें आ जाता है प्राचीन, और यहाँ पे आ जाता है मध्यकाल, और ये आ जाता है आपका आधुनिक। प्राचीन काल हम कवर कर चुके हैं। जितनी क्लासेज है तो हमारा जो रिवीजन होगा वो प्राचीन काल तक ही होगा। मध्यकाल और आधुनिक काल हमारा यहाँ पे अभी छूट गया है, यानी कि आगे की क्लासेज जो होगी वो होगी आपकी मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। इसके अंतर्गत आते हैं आपके चंद और पवार, चंद व पवार ये आ जाएंगे आपके चंद और पवार। और बाकी यहाँ पर आपके जो भी आएंगे वो आधुनिक काल के अंतर्गत, जिसमें क्रांति वगैरह होगी। और उत्तराखंड का जो भी आपका होगा, जो भी यहाँ से राज्य संबंधी जितने भी आपके आंदोलन हैं वो किस में आ जाएंगे, ब्रिटिश काल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका आधुनिक काल में। गौर का शासन आ जाएगा आपका। तो ये सारे आधुनिक काल में आएंगे। मध्यकाल में चंद और पवार आ जाएंगे। प्राचीन काल तक हमने पढ़ दिया था। यहाँ पे कार्तिकेय राजवंश आ गया था। और जो लास्ट रहा था हमारा कत्यूरी शासन रहा था। तो प्राचीन काल में हमारा कत्यूरी शासन था। ये हमारे क्या थे। अब फटाफट देख लेते हैं इन दोनों को, फिर इसको रिविजन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था, यहाँ पर हमारे क्या थे, कुछ चीज़ें मिली थी जिसमें हमारा क्या था, पाषाणकालीन उपकरण थे। और आपके क्या थे, गुहा लेख चित्र। पाषाणकालीन उपकरणों की बात करें तो आपका हो जाता है यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरणों में यहाँ पे हो जाते हैं। एक तो आपकी खुरचेनी मिलती है, यहाँ पर खुरचेनी मिलती है। क्या क्या आपके पाषाणकालीन उपकरण, यानी कि उस काल से रिलेटेड जो भी उपकरण मिले हैं। खुरचेनी मिली है, छेनी मिली है,
हस्त कुठार मिला है, यानी कि हस्त हाथ से कूटने वाला जो होता है हस्त कुठार मिला है। ये सारे क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण उपकरण हैं। और दूसरा जो आ जाएगा, एक मिनट। तो ये खुरचैनी, छेनी, हस्त कुठार, ये जो भी हैं ये कहाँ है, पाषाणकालीन उपकरण है। गुहा लेख चित्रों की बात करें तो गुहा लेख चित्रों में आपके क्या क्या आ जाते हैं, एक तो आपके क्या यहाँ पे आपके चमोली से मिले हैं, चमोली से मिले थे, चमोली सबसे पहले अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा से मिले हैं, अल्मोड़ा अल्मोड़ा से मिले थे आपके गुहा लेख चित्र। दूसरे चमोली से मिले थे, चमोली चमोली से मिले थे। और आपके ये कहाँ से मिले थे, यहाँ पर उत्तरकाशी से मिले हैं, उत्तरकाशी से मिले हैं। ये आपके चंपावत से मिले हैं, चंपावत से मिले हैं। और यहाँ पर जो मिला है वो मिले हैं आपके चंपावत के बाद एक और आ जाता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, यानी कि मोस्टली जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, यहाँ से हमें पाषाण प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिली थी। अल्मोड़ा से जो मिला था वहां पर आपके आती है, फटाफट करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो थे आपके सबसे पहले आती है लाकू उड्डयन, लाकू उड्डयन, यानी कि उड्डयन, उड्डयन, लाखो उड्डयन में क्या था, लाखो उड्डयन में मैंने आपको बताया था कि लाखो गुफा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अल्मोड़ा में है लाखो उड्डयन। लाखो उड्डयन की खोज किसने की थी, एमपी जोशी ने की थी, एमपी जोशी ने लाखो उड्डयन की खोज की है। और यहाँ पे राकेश भट्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लाखों गुफाएं हैं यहाँ इसके अंदर। और इसमें क्या है कि इसमें जो जो चित्र मिले हैं वो समूह में और अकेला व्यक्ति क्या आता है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और इसमें क्या है कि पशुओं और पक्षियों के भी यहाँ पे चित्र मिले हैं। तो ये लाखों उड्डयन हो गई। दूसरी जो आ जाती है आपकी जो दूसरा आ जाता है आपकी पेटशाला आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है पेटशाला, पेटशाला, वहाँ लुएथाप, लुएथाप, लुएथाप। तो ये किसने की थी, एमपी जोशी ने की थी। पेटशाला और लुएथाप आ जाता है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर पेटशाला, लुएथाप आ जाता है, फलसीमा आ जाता है, फलसीमा आ जाता है, फड़कानोला, पेटशाला, पेटशाला, लुएथाप, लुएथाप जो होता है वो आता है पेटशाला और फड़कानोला, यहाँ पे आता है फड़कानोला, फड़कानोला। यहाँ पर आ जाता है आपका लुएथाप। लाल रंग के लुएथाप में क्या मिले थे, लाल रंग के चित्र मिले थे। जाखन देवी मंदिर, जाखन देवी और कसार, कसार देवी मंदिर कहाँ पे मिले हैं, ये सारे अल्मोड़ा के अंतर्गत मिले हैं। इसमें आपके पेटशाला और फरकानोला की जो खोज की थी, पेटशाला और फरकानोला की यशोधर मठपाल ने की थी। फलसीमा में क्या मिली है, योग और नित्य मुद्राएं मिली हैं। जबकि लुएथाप में लाल रंग के चित्र मिले हैं। जाखन देवी मंदिर ये अक्षर की पुष्टि करता है। कसार देवी मंदिर ये भी अल्मोड़ा में ही मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती, अल्मोड़ा क्षेत्र में मिली थी हमारी, जिससे क्या मिलती है, हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर आते हैं चमोली। चमोली में जो हमारे जो इम्पोर्टेंट मिले हैं वो क्या क्या है, तो चमोली में हमारा जो मिला है एक तो हो जाएगा मलारी गांव, किमनी गांव, और एक और हो जाता है आपका चमोली का। तो चमोली में जो आपका मिला है वो मिला है आपका ग्वारखा उड्डयन, ग्वारखा उड्डयन, ग्वारखा उड्डयन, लाखों उड्डयन है आपकी अल्मोड़ा में। और जबकि ग्वारखा, ग्वारखा, ग्वारखा उड्डयन, जो भी ग्वारखा उड्डयन है वो कहाँ पर है, यानी कि ग्वारखा नाम है, उड्डयन मीन्स होती है गुफा। तो ग्वारखा नाम की जो गुफा है वो कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। दूसरा मिला है यहाँ पर किमनी गांव, किमनी गांव, किमनी गांव मिला है। और एक मिला है मलारी गांव। तो इसके बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ इसकी खोज की थी किसने, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की थी। यहाँ पर 5.2 kg का क्या मिला था, मुखौटा मिला था। यहाँ किमनी गांव में भी इसके अवशेष या समाधान मिले हैं। यहाँ गरखा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रंगीन चित्र है। यहाँ पे सबसे 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 रंगीन चित्र। तो ये सबसे ज़्यादा रंगीन चित्र कहाँ पे मिले हैं, ग्वारखा उड्डयन में मिले हैं। फिर उत्तरकाशी में मिल जाती है, पिथौरागढ़ में मिल जाती है। उत्तरकाशी का कौन सा क्षेत्र में मिलता है, चंपावत के कौन से क्षेत्र में मिलती है, पिथौरागढ़ की, ये बात करेंगे। तो उत्तरकाशी में जो मिलता है, उत्तरकाशी में हमारा मिलता है हुडली में, हुडली,
हुडली में यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, हुडली में क्या मिल जाते हैं, उत्तरकाशी क्षेत्र में यहाँ पे नीले रंग के शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ मिलते हैं नीले रंग, नीले रंग के शैल चित्र मिलते हैं। चंपावत के देवीधुरा में मिलते हैं। देवीधुरा से याद आएगी तो देवीधुरा में क्या होती है, समाधियाँ होती हैं। और ये किसने खोज की थी, ये भी खोज की थी जो हमारे हैनवुड थे। इतिहास के जो प्रागैतिहासिक काल के जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हैनवुड को। और इन्होंने कब की थी, 1856। इन्होंने आद्य ऐतिहासिक कालीन जो भी स्रोत थे उनको सबसे पहले देखा था, तो 1856 में इन्होंने खोज की थी। तो इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का जनक किसे कहा था, उत्तराखंड में हैनवुड को कहा जाता है। और देवीधुरा में क्या मिली थी, यहाँ पे समाधियाँ मिली थी, समाधियाँ मिली थी। और यहाँ पे क्या मिला था, पिथौरागढ़ के बनकोट में, पिथौरागढ़ के बनकोट में जो मिली थी 8 तांबे की आकृतियाँ मिली थी। 8 यहाँ पर बनकोट यहाँ पे क्या मिली थी हमारी, यहाँ मिली थी 8 ताम्र आकृतियाँ मिली थी। ये हो गई ये हो गया आपका बनकोट में। तो फटाफट देखेंगे तो ये अल्मोड़ा में आपका लाखोटिया, पेटसाला, फड़कनोला, फरसीमा और आपका लोहथाप और जाखन देवी और कसार देवी मंदिर ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिककालीन स्रोतों की प्राप्ति हुई है। अब पूछ सकता है कि योग मुद्राएं कहाँ मिली थी, तो फरसीमा में योग मुद्रा मिली थी। समूह में नृत्य करते हुए किसमें दिखाया गया था, लाखोटियार में दिखाया गया था। लोहथाप में क्या थे, लाल रंग के चित्र को मिले थे। आपके जाखन देवी मंदिर और ये आपके पेटशाला में क्या था, हाथ में हाथ डाल के वहाँ पे समूह में नृत्य थे। तो हाथ में हाथ वाला पेटशाला है, जबकि फड़का यहाँ पर आपका जो था लाखों उद्यान में सिर्फ समूह में दिखाया गया था। बात करते हैं चमोली में, ग्वारखा उड्यार, किमनी गांव और मलारी गांव और भी है इसके अंतर्गत, जिसमें राहुल सिंगरतियान ने यहाँ पे खोज की थी, जिसमें समाधान मिले थे आपको। इसके बाद आ जाता है आपका किमनी गांव। किमनी गांव में क्या मिल जाता है, किमनी गांव में आपके यहाँ पे अवशेष मिल जाते हैं। और यहाँ पे मलारी गांव जो होता है 5.2 kg का क्या होता है, एक मुखौटा मिलता है सोने का, वो क्या होता है, समाधान के। और यहाँ पर आ जाता है उत्तरकाशी में, हुडली में नीले रंग के शैल चित्र मिल जाते हैं। चंपावत के देवधुरा में समाधियाँ मिलती हैं। और पिथौरागढ़ के बनकोट में 8 मानव की ताम्र आकृति यानी कि तांबे की जो आकृतियाँ मिलती है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है बनकोट में। तो पुरातात्विक, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका 2। इसको हम प्राचीन काल को अलग से करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, आज हमें जो हमारा जो रिवीजन होगा वो प्राचीन काल से होगा। और प्राचीन काल में हमने टाइम का वो जो क्या कहते हैं चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और ये हमारा जो अभी नहीं हुआ है वो है चंद पवार और आधुनिक काल, तो ये दोनों हमारे अभी बचे हैं। तो ये बहुत लंबे हैं, अभी हम यहाँ तक रिविजन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में तो यहाँ पे आपके पुरातात्विक स्रोत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरे थे आपके साहित्य ये हो जाएगा आपका साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में आपके कौन कौन से मिलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हैनवुड ने, यानी कि हैनवुड में यहाँ पे जो थे कप मार्क्स मिले थे। हैनवुड द्वारा 1856 में इसकी खोज की गई थी। कप मार्क्स यानी कि ओखली गड्ढे थे, तो ओखली की खोज की थी हैनवुड ने 1856 में की थी। इसके बाद जो हैनवुड के जो कप मार्क्स की बात आती है, ये जो कप मार्क्स आते हैं तो इसके बाद जो दूसरे कप मार्क्स की खोज की थी वहां पर उन्होंने किसने, कौन था, वो थे रिवेट कार्नेक। इन्होंने 1877 में इन्होंने भी किसकी खोज की है, इन्होंने 200 कप मार्क्स की खोज की थी। इन्होंने भी कप मार्क्स की खोज की है बाद में। तो सबसे पहले जो खोज की थी वो आदि ऐतिहासिक काल में महापाषाणकालीन जो अवशेष मिले थे वो किससे मिले थे, हैनवुड ने। तो इसलिए हैनवुड ने 1856 में, आप यहाँ पे देखेंगे 1877, और यहाँ पर जो आ जाती है टाइम पीरियड होता है
इनका टाइम पीरियड 1889 के समथिंग होता है। इनका टाइम पीरियड होता है 1885, 1889, इस टाइप का। ये क्या होता है, बात की होती है। लेकिन सबसे पहले जो खोज हुई थी 1856 में हुई थी, हैंडवुड के द्वारा हुई थी। उन्होंने कप मार्क्स देखे थे। कहाँ देखे थे, ये देखे थे देवी धुरा यानी कि चंपावत वाले क्षेत्र में। चंपावत, चंपावत। तो चंपावत में कपास की खोज किसने की थी, हैनवुड ने की थी। रिबेट कार्नक आए थे। इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे जो थे अवशेष भी मिले थे यहाँ पर आपके। क्या होते हैं, महापाषाणकालीन, एक तो ये कपमार्क्स मिले, उसके साथ साथ हमारे क्या हुए, बहुत सारे महापाषाणकालीन उपकरण भी मिले हैं। यहाँ पे अवशेष मिले हैं। अवशेष में हमारे क्या क्या चीजें मिली हैं, यहाँ पर मिली है आपकी महापाषाणकालीन उपकरण, महापाषाण कालीन उपकरण। ये महापाषाण कालीन में आपके रिंग मिल जाती है, रिंग्स मिल जाती है, भाला मिल जाता है जो इम्पोर्टेंट है, और एक मिल जाती है आपकी चूड़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलती हैं, महापाषाण रिंग है, आद्य ऐतिहासिक काल में मिलती है। जबकि आपके ऐतिहासिक काल में जो था, प्रागैतिहासिक काल में आपको यहाँ पे सिर्फ क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मलारी गांव में ये मिल गया है, और यहाँ पे आपकी नाखुर डियार में क्या आते हैं, चित्रों के रूप में मिला है। लेकिन यहाँ पे जो रिंग से भाला चूड़िया वो कहाँ से मिली है, महापाषाण कालीन उपकरण आदि ऐतिहासिक काल में मिली है। तो ये था हमारा पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो भी इसके अंतर मिली है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जो इम्पोर्टेंट है आपका साहित्यिक स्रोत में वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, महाभारत आती है, भारत आती है, रामायण आती है, रामायण से रिलेटेड। और यहाँ पर आते हैं कुछ विदेशी शास्त्र, विदेशी स्रोत, जिसमें आपका वेद में क्या आता है, ऋग्वेद की बात आई थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ऋग्वेद आया, और इसके बाद अथर्ववेद में भी क्या आता है, सबसे जो पुराना नवीनतम वेद क्या है, अथर्ववेद है। पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, विष्णु और मत्स्य पुराण, इसमें भी किसके बारे में पता चला है, ये उत्तराखंड के मत्स्य पुराण। महाभारत में क्या हुआ था, वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में, इन्हें वन पर्व में क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया है, पुलिंद। और रामायण में क्या आ जाता है आपका, दो चीज जो यहाँ पे आ जाती हैं। एक आते हैं लोमस ऋषि आते हैं कि यहाँ पे पांडव यहाँ पे आए। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके जो वो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने क्या थी, तपस्या करी थी। तो इसके विसोन पर्वत के आसपास सोनती पट्टी में सीता जी समा गई थी। तो सारी इनमें दो लोगों के यहाँ पे दो तीन के वर्णन है, यहाँ पर आ जाएंगे आपके लक्ष्मण। तो ये सारी चीज़ें किसमें दिखाई गई है, रामायण में। तो रामायण में क्या आता है, उत्तराखंड का वर्णन है कि यहाँ पे कौन सी पट्टी में कहाँ समाये थे। तो ये किसमें वर्णन है, रामायण में है। विदेशी बात करें तो यहाँ पे ह्वेनसांग आते हैं, ह्वेनसांग ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जहाँ पे रिविजन का था। ह्वेनसांग आ जाएंगे आपके जो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम है, उसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और कहा गया है कि कुबेर की राजधानी क्या थी, अलकापुरी थी। तो इसी तरह से क्या है, विदेशी जो शास्त्र थे, तो जहांगीरनामा में भी उत्तराखंड के बारे में वर्णन किया गया है। तारीख बदायनी में भी की गई है, अर्थशास्त्र में भी की गई है। पाणिनि की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी किसके बारे में चर्चा की गई है, उत्तराखंड के। तो ये सारे स्रोत कौन से हैं, आद्य ऐतिहासिक कालीन स्रोत हैं। और ये किससे आता है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो अब बढ़ते हैं हम प्राचीन काल के अंतर्गत। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, प्राचीन काल। इतिहास की खोज का श्रेय जाता है किसको, हैनवुड को। कब गया था, 1856 में हैनवुड ने इतिहास की खोज की थी। यानी कि इन्हें क्या मिले थे, महापाषाण कालीन उपकरण मिले थे। कप मार्क्स कहाँ पर मिले थे, चंपावत के देवी धुरा, ओखली के रूप में होते हैं। ये गड्ढे होते हैं, उखल सदृश गड्ढे कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, उखल सदृश गड्ढे। अगर वहाँ क्वेश्चन आता है कप मार्क्स न करके उखल सदृश गड्ढे, तो वहाँ आप क्या टिक लगाएंगे,
हैनवुड हैनवुड तो ये हैनवुड ने करी थी। अब आ जाता है इतिहास में, आपका आ जाएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का मैंने आपको क्या बनाया था, एक चार्ट बनाया था, तो हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे क्या आए थे यहाँ पर, प्राचीन काल। प्राचीन काल में आपके क्या क्या आता है, प्राचीन काल में आएंगे कुड़िंद, कुड़िंद आ जाएंगे। कुड़िंद के साथ साथ ही आपके जो तराई वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, तराई तराई या मैदानी क्षेत्र में, मैदानी। तो यहाँ पे जो तराई या मैदानी क्षेत्र में आएंगे वो कौन से आएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके शक आ जाएंगे, और इसी के साथ साथ आ जाएंगे कुषाण, कुषाण आ जाएंगे, शक आ जाएंगे, कुषाण आ जाएंगे। और यहीं पर आपके जो आएंगे, इसी के साथ में लिख देती हूँ मैं, योद्धे, मतलब इसी के साथ में यहाँ पे जो आ रहे थे कुड़िंद के टाइम पर, वो आ जाएंगे योद्धे। ये आ गए आपके शक कुषाण योद्धे, शक कुषाण योद्धे। और इसके बाद आ जाता है कार्तिकेयपुर राज, कार्तिकेयपुर, कार्तिकपुर राज्य। तो कार्तिकेयपुर राज्य में ही कौन कौन से वंश आता है इसमें, नागवंश आता है, नागवंश, मोखरी वंश, मोखरी। और यहाँ पे ही इसमें आ जाता है आपका, इसके नीचे ही हम लिख देंगे क्या, वर्धन, यानी कि वर्धन, वर्धन वंश, यानी कि हर्षवर्धन आता है। तो ये हो जाता है हमारा प्राचीन काल का टाइम पीरियड। तो प्राचीन, सबसे पहले जो कुड़िंद आते हैं, कुड़िंदों को 3 भागों में डिवाइड थे। जो हमारे कुड़िंद थे वो कब आए थे, वो 1500 ईसा पूर्व में आए थे। जो कुड़िंद जाति थी वो उन्होंने भारत पे या फिर यहाँ पर जब यहाँ पे जाति का क्या हुआ, उद्भव हुआ, यानी कि तो सबसे पहले जो राजनीतिक जो क्या कहते हैं शक्ति आती है, वो क्या होती है, कुड़िंद ही होती है। इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक रहते हैं, 200 या 300 ईस्वी तक रहते हैं, मतलब ये बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। जिसमें इनको 3 भागों में, एक होते हैं प्राचीन काल वाले, मतलब सबसे पहले वाले, यानी कि प्रारंभिक कह दो या प्राचीन काल कह दो, मतलब ये तो स्टार्टिंग को कहते हैं, प्राचीन का मतलब होता है सबसे पहले वाला। तो प्रारंभिक कुड़िंद कह सकते हैं, प्राचीन काल कुड़िंद कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मध्यवर्ती कुड़िंद जो बीच में आए थे, तो बीच के जो टाइम पीरियड में आते हैं उन्हें कहते हैं मध्यवर्ती कुड़िंद। और जो क्या आते हैं लास्ट में आते हैं उन्हें आधुनिक कुड़िंद कह देते हैं, आधुनिक कुड़िंद के नाम से कह देते हैं। और अगर हमारे उत्तराखंड के फॉर्म में हम अगर उससे पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड के उसमें हम कहेंगे उन्हें प्राचीन काल के कुड़िंद, लेकिन वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है क्योंकि हम प्राचीन काल पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कुड़िंदों का अगर टाइम पीरियड देखें तो उन्हें उत्तरवर्ती कुड़िंद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उत्तरवर्ती कुड़िंद। तो 3 तरह से कुड़िंद होते हैं। एक होते हैं जो यहाँ हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, उत्तरवर्ती कुड़िंद, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती क्यों, क्योंकि लास्ट वाले कुड़िंद है, उत्तरवर्ती कुड़िंद, उत्तरवर्ती कुड़िंद। और हमारे कितने ये आए थे आपके 1500 ईसा पूर्व से 900 तक, 900 ईसा पूर्व तक। फिर आते हैं 900 से 200 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। और इसके बाद जो आ जाते हैं इसके बाद आते हैं उत्तरवर्ती कुड़िंद। इनका टाइम पीरियड होता है 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा, 200 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईस्वी पूर्व वही ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक क्या थे उत्तराखंड में जो यूके में थे, वो कौन से कुड़िंदों की बात करेंगे हम, ये वाले कुड़िंदों की बात करेंगे। तो इसमें जो कुड़िंद आते हैं, सबसे पहले ये जो आए थे, ये वाले में क्या आता है, सुबाहु, सुबाहु राजा क्या था, सुबाहु था। और इसकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर की कालकूट थी, श्रीनगर कालकूट, कालकूट ये थी, श्रीनगर की कालकोट थी। लेकिन जो ये वाले कुड़िंद आते हैं, इनके जो बीच वाले जो टाइम पीरियड है इनका कोई वर्णन नहीं है। ये बीच वाले कुड़िंद थे, इन्हें कहते हैं प्रारंभिक कुड़िंद, प्रारंभिक, रंभिक।
और इन्हें कहते हैं मध्यवर्ती। अब इतना गजबज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम अपना वाला जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। तो उत्तरवर्ती कुलिंद कहते हैं। इसमें जो शासकों के नाम आते हैं वो शासक कौन कौन से थे, इनके बारे में जो पहले हम पढ़ते हैं स्रोत। तो कुलिंदों के बारे में जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो कुलिंदों के बारे में जो स्रोत हैं, वो जो स्रोतों की बात करेंगे तो इनके जो स्रोत होते हैं, एक तो मिलते हैं हमें साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक, और दूसरे मिलते हैं हमें क्या, पुरातात्विक। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक लिख देंगे यहाँ पर, पुरातात्विक, पुरातात्विक, क्योंकि पुरातात्विक पहले आए थे। और यहाँ पे आता है साहित्यिक, साहित्यिक। तो कुलिंद कौन है, फर्स्ट राजनैतिक शक्ति यूके की है। उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति जो शासन करती है वो कौन कहलाती है, कुलिंद कहलाती है। तो पहली राजनीतिक शक्ति कुलिंद था। और इनके क्या है, दो स्रोतों से इनके बारे में जानकारी मिलती है, एक पुरातात्विक, दूसरे साहित्यिक। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखने से अच्छा हम वैसे रिविजन कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर आपके पुरातात्विक स्रोतों में जैसे सिक्के मिल जाते हैं, अभिलेख मिल जाते हैं, शिलालेख मिल जाएंगे। तो कालसी का जो शिलालेख, कालसी के जो शिलालेख है, अभिलेख है, शिलालेख है, वहाँ पे कालसी शिलालेख में क्या है, कुलिंदों के बारे में बात की गई है। कुलिंदों को यहाँ पुलिंद कहा गया। मौर्य काल से रिलेटेड था, यानी कि उस समय क्या था, मौर्य से रिलेटेड था। मौर्यों के आसपास के हैं, यानी कि मौर्यों के अधीन ही कुलिंदों ने क्या करा था, शासन करा था, यानी कि उनके बाद ही कुलिंद आए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मौर्यों के अधीन थे तो मौर्यों ने अपने कालसी शिलालेख, अशोक का जो शिलालेख है कालसी, 257 ईसा पूर्व कहाँ बनाया है, वो बनाया है कालसी, देहरादून वाले क्षेत्र पे बनाया गया। तो उसमें जो है कुलिंदों के बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें जो है कुलिंदों को पुलिंद कहा गया, पुलिंद कहा गया। और उनके क्षेत्रों को क्या गया, अपरांत कहा गया। क्या कहा गया, अपरांत, अपरांत इनके क्षेत्रों को कहा गया और इनको पुलिंद कहा गया। ये किस में लिखा है, ये मिला है कालसी शिलालेख में मिला है। इसके बाद आता है भरूच शिला अभिलेख और एक मथुरा अभिलेख। तो इन दोनों अभिलेखों में भी कुलिंदों के बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे सिक्के हैं जिनके बारे में, जिन सिक्कों से हमें कुलिंदों की जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं। पहले आता है शिलालेख, शिलालेख, दूसरे होते हैं अभिलेख, और तीसरे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो हो जाएंगे सिक्के। सिक्के, दो प्रकार के सिक्के मिले यहाँ पर, एक मिले रजत और दूसरे मिले ताम्र। तो सिक्कों की बात करते हैं तो जो हमारे सिक्के मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, बत्तीर घाटी से मिले हैं, हमारे कालसी वाले क्षेत्र से मिले हैं और देवीधुरा वाले क्षेत्र से मिले हैं। तो यहाँ सबसे सिक्के मिले हैं हमें, कुलिंदों से रिलेटेड सिक्के मिले थे। अब ये सिक्के क्या आते हैं, सिक्के यानी कि मुद्राएं, जो इन्होंने, इनके समय में क्या होती थी, जैसे हमारे जो हमारा भारत है वहाँ पे हमारी जो मुद्रा है वो रुपया के रूप में है, उसी तरह से कुलिंदकालीन मुद्रा चलती थी। तो कुलिंदकालीन मुद्राओं में यहाँ पे शासकों ने अलग अलग मुद्राएं चलाई, मतलब अपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघभूति। तो 3 प्रकार की मुद्राएं थी वहाँ पर। मुद्राओं को मैं अभी बताऊंगी। 3 प्रकार की मुद्राएं थी जिसमें आपकी आ जाती है अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा। कौन कौन सी मुद्रा थी, अमोघभूति, अल्मोड़ा और छत्तेश्वर। तीनों मुद्राओं को आप याद रखेंगे, जिसमें आपकी जो अमोघभूति थी वो रजत और ताम्र दोनों में थी, मतलब चांदी के फॉर्म में भी थी, मतलब चांदी की एक मुद्रा भी आती थी उसमें, और एक आती थी आपकी तांबे की मुद्रा आती थी। जैसे हमारी अभी मुद्रा चलती है तो उसमें क्या है, तांबा है और जो भी उसमें क्या आते हैं मेटल्स मिलाए गए हैं, उसी तरह से क्या है, उनकी 2 मुद्रा चलती थी। एक जो रजत होती थी उसकी जो वजन था वो अलग था और तांबे वाले का अलग था। लेकिन जो छत्तेश्वर और जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी वो सिर्फ तांबे की थी। तो तांबे की जो 2 मुद्राएं चलती थी वो सिर्फ तांबे की मुद्राएं, अल्मोड़ा वाली भी तांबे की रही और छत्तेश्वर वाली भी तांबे की रही। लेकिन जो अमोघभूति आई थी वहाँ पर 2 मुद्राएं चली थी, जिनका एक थी तांबे वाली और एक थी रजत वाली, और उनमें अलग अलग लेख लिखे गए, अलग अलग उनका वजन रहा और अलग अलग उसमें क्या थे, शासकों के नाम थे। तो ये चीज़ हम देखेंगे। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आए थे, साहित्यिक स्रोत में यहाँ पर आते हैं, साहित्यिक स्रोत में आ जाता है आपके रामायण आ जाती है यहाँ पर,
महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों की बात की गई थी। महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें और पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें, कॉमन ही है ये। अष्टाध्यायी की बात करें, महाभारत की बात करें और आपके व्रत संहिता की बात करें, व्रत संहिता, वेद, ये जो आपकी जो ये रचनाएं थी, मतलब जो ये रचनाएं की गई हैं, ये रचना थी व्रत संहिता की थी 12वीं की थी। 12वीं की थी, अष्टाध्यायी पाणिनि की है। महाभारत में वन पर्व में इसको कहा गया कुलिंद कहा गया है, और यहाँ रामायण में किष्किंधा पुराण में इनको पुलिंद च कहा गया है। तो पुलिंद चौ इसमें कहा गया है, इसमें पुलिंद कहा गया है। अष्टाध्यायी में इसे अलग कहा गया है। यहाँ पे पुराण आता है तो उसमें कुलिंद पतकयनो कहा गया है। व्रत संहिता में इन्हें अलग रूप में कहा गया है। तो ये कुलिंदों के बारे में है। अब कुलिंदों के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे कुलिंद, ये तो आपके स्रोत हो गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मुद्राओं की बात करते हैं। इसी की मुद्राओं की बात करते हैं। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, शासकों के नाम कर लेते हैं। शासक कौन कौन थे? विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति और शिवदत्त, हरिदत्त, भगभत, छत्तेश्वर, भगवत नहीं होता है। शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, ये सारे नाम याद करने हैं। छत्तेश्वर, और यहाँ पे होता है भानु, रावण। इसके अलावा कुछ मुद्राओं में अलग से नाम लिखे गए हैं, उनके बात हो जाएगी। यहाँ पे गोमित्र, आसेक, ये भी क्या थे, ये जो थे कुलिंद कालीन क्या थे, शासकों के नाम थे। और जो मुद्राएं लिखी हैं उनमें इन्हीं शासकों के नाम लिखे हैं। अलग अलग लेख लिखे गए हैं। लेख जो लिखे गए हैं वो मैंने आपको कक्षा में बताया था, वहाँ पे क्लास में आपको वहाँ पे क्या था, जैसे कुलिंद काजस अमोघभूति महाराजस लिखा गया है, भगवत छत्तेश्वर महाजन लिखा गया है। इसी तरह से जो अलग अलग लेख लिखे गए हैं, कुलिंद काजस महाराजस, शिवदत्त, हरिदत्त, भगवत छत्तेश्वर महामना, इस टाइप के जो लेख लिखे हैं वो कुलिंद मुद्रा में लिखे गए हैं। तो सारे हमने जो भी लेख लिखे थे वहाँ पर कुलिंदों के जो भी जितने भी लेख हैं वहाँ पे रिवीजन करना है उनको। इसके साथ साथ ये हो गए विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट। ये टोटल जो है 12-13 शासकों के नाम इसमें लिखे गए हैं। ये कौन से हैं, जो तीसरे काल के जो हमारे कुलिंद आए थे उनकी बात है, उत्तरवर्ती कुलिंद की बात है। फर्स्ट में क्या था, सुबाहु का नाम आया है। ये क्या है, सुबाहु जो था, सुबाहु महाभारत काल से रिलेटेड है और इसकी राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। और कालकोट, मतलब इसे कालकोट भी कहते हैं, कालकोट वाला क्षेत्र है जो। और ये दूसरे वाले में शासकों का नाम नहीं है, तीसरे वाले में इन शासकों का नाम वर्णित है। इसके साथ साथ चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आ जाएंगी अब मुद्राएं जो आ जाएंगी, 3 प्रकार की मुद्राएं थी। मुद्राएं यहाँ पे आ जाएंगी आपकी मुद्राएं, कुलिंदकालीन मुद्राएं, कुलिंदकालीन मुद्राएं। तो 3 प्रकार की मुद्राएं थी। एक थी आपकी अमोघभूति, अल्मोड़ा, और यहाँ पर छत्तेश्वर। फटाफट करेंगे। यहाँ पर जो अमोघभूति थी, वो जो अमोघभूति मुद्रा होती थी उसमें क्या था, ये रजत व ताम्र दोनों में थी। और ये क्या थी, सिर्फ ताम्र में थी। और ये भी क्या थी, तांबे में थी, ताम्र मुद्राएं थी। इसकी भी ब्राह्मी लिपि और इसमें भी ब्राह्मी लिपि लिखी थी।
और ये ब्राह्मी व खरोष्ट, ये दोनों लिपियों में लिखा हुआ था। इसका जो वजन था वो आ जाता है आपका इसका जो वजन आता है 9.5 से 25.2 इतना आता है, जबकि ताम्र वाली का जो आ जाता है वो 31 ग्रेन से 38 ग्रेन तक आता है। ये वाली जो तांबे वाली मुद्रा थी, इसका जो वजन था वो था आपका 119 से 297, और यहाँ पर जो वजन आता है वो 131 से 300 के समथिंग कुछ था। मतलब ये 36 प्रकार की मुद्राएं थी। इसमें भगवत छत्तेश्वर महाजना लिखा था। इसमें लिखा था आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी। इसमें जो आपका लिखा था शिवदत्त, शिवपालित, भगवत, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी थी। और अमोघभूति में लिखा था कुलिंद काजस अमोघभूति महाराजस, ये अमोघभूति मुद्रा में लिखा था। ये होगी यहाँ की मुद्राएं, और इसमें कुछ लेख थे वो आप देख लेंगे। अब ये थे यहाँ की मुद्राओं के बात। इसके बाद इनकी जो राजधानी रही थी, पहले राजधानी क्या रही थी, राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो राजधानी की बात करेंगे तो फर्स्ट जो राजधानी थी वो थी कालकूट, फिर सुधनगर, फिर यहाँ पर रही सहारनपुर का जो था वेहट वाले क्षेत्र में रही। फिर आते हैं शक जो आते हैं, तो शकों का शासन आता है कहाँ पर, तराई वाले जो कुलिंद शासन करते होते हैं, तो जो तराई वाले क्षेत्र में तराई में शक शासन होता है, स्थापित होता है। सबसे ज़्यादा शकों की किसमें होती है, सूर्य मंदिर से पता चलता है। सूर्य मंदिर है इसके साक्ष्य, और सूर्य मंदिर सबसे ज़्यादा जो शकों के बारे में किसमें होता है, कटारमल का सूर्य मंदिर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कटारमल सूर्य मंदिर, वो किसने बनाया था, राजा कटारमल ने, राजा कटारमल। ये अल्मोड़ा में है। इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। और शकों को ख़त्म करने के बाद कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। कुषाणों में जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रतापी या फिर सबसे ज़्यादा योग्य होता है वो कौन होता है, कनिष्क होता है। कनिष्क प्रथम कुषाण आ जाते हैं, तो कुषाण शकों को समाप्त करने के बाद आते हैं, और इसे कहते हैं द्वितीय अशोक भी कहते हैं, द्वितीय अशोक। इनके बारे में जो पता चलता है वो 3 जगह से पता चलता है। एक आ जाता है वीरभद्र, मोरध्वज, और तीसरा जो आता है वो गोविशाण। तो सबसे पहले गोविशाण को किसने जो आपकी नोटियाल हैं उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में क्या लिखा है, गोविशाण को इनका क्या बना दिया है, महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कुषाणों का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो कहाँ था, गोविशाण था। ये जो पुस्तक है इनकी आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं, आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं क्रांति प्रसाद मोटियाल की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक है क्रांति प्रसाद नोटियाल की। उसमें क्या है, कुषाणों के बारे में बात की गई है, और कुषाणों का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो क्या बताया गया है, कुषाणों का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया गया है गोविशाण, यानी कि इनका इम्पोर्टेंट क्षेत्र था यहाँ का। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इनकी क्या थी, कुछ मुद्राएं मिली है। इनकी भी क्या मिली है, मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से इनकी जो 44 मुद्राएं हैं, 44 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इनसे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। 7 कंचनपुरी से मिली है, 44 स्वर्ण मुद्राएं अलग जगह से मिली हैं, और नाटक प्रकार की मुद्राएं मिली है। तो ये सारा था कुषाणों के से रिलेटेड। अब आ जाते हैं इसी के साथ साथ योद्धे आ जाते हैं। योद्धे क्या करते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। योद्धे जो होते हैं योद्धे इन्हें मार देते हैं, मतलब इनको समाप्त करते हैं, इनके शासन। और ये कुलिंदों के कालीन चल रहे थे। इनका क्षेत्र क्या था, कालसी वाला क्षेत्र था, जौनपुर, भाबर और कालो का डांडा वाले क्षेत्र में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, कालो डांडा और कालसी वाला, यानी कि
बाबर क्षेत्र में, जौनपुर बाबर क्षेत्र जो था, जोनसार वाला क्षेत्र, वहाँ रहते थे। इनमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सील वर्मन। सील वर्मन, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? वर्मन ये मिलती है, ये सील वर्मन जो था उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। और यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कराया था, और इसकी एक जो है वो नहीं मिलती है, क्या कहते हैं, सील वर्मन का एक मिलता है यहाँ पर, इसकी जो सील वर्मन के बारे में पता चलता है, इसकी मिलती है एक यज्ञ वेदिका। यज्ञ वेदिका सील वर्मन से पता चलता है, इसकी मिलती है यज्ञ वेदिका। यज्ञ वेदिका यानी कि यज्ञ वेदिका जो बनाई है वो किसने बनाई है? वो योद्धे शासक सील वर्मन की है, और ये यज्ञ वेदिका को कहते हैं अंगीठी। अंगीठी, तो ये हो गई सील वर्मन की यज्ञ वेदिका है जो अंगीठी, जिससे इसके बारे में भी पता चलता है। और ये यज्ञ वेदिका कहाँ मिलती है? देहरादून, 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 देहरादून। तो देहरादून, क्योंकि ये क्या कहते हैं, कालोरंडा और कालची वाले क्षेत्र में मिलता है। कालची कहाँ आता है? देहरादून में आता है। देहरादून में ही इसने अपनी यज्ञ वेदिका बनवाई, जिसका नाम था अंगीठी कहते हैं जिसे। और ये किसकी थी? श्री वर्मन की थी। कार्तिकेयपुर राज्य ये जो कुड़िंद वाला ही, कुड़िंद ने ही स्थापित करा था, कुड़िंद द्वारा, कुड़िंद द्वारा ही कार्तिकेयपुर राज्य की स्थापना की गई। इसमें क्या आता है? इसमें आ जाता है रुहेलखंड, रुहेलखंड वाला क्षेत्र, यूके वाला क्षेत्र, और एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। तो इसको कहते हैं कार्तिकेयपुर राज्य। कार्तिकेयपुर राज्य की जो स्थापना करी थी वो किसने की थी? वो करी थी कुड़िंदो, यानी कि कुड़िंद द्वारा ही, कुड़िंद द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। फिर कुड़िंदो द्वारा जो कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था, कार्तिकेयपुर में राजवंश नहीं, कार्तिकेयपुर में शासन चल रहा था, तो इन कार्तिकपुर वाले क्षेत्रों में किसका आगमन हुआ? नाग वंश का आगमन हुआ। तो नागों ने यहाँ पे आगमन कर दिया, तो यहाँ पे इनका जो है सत्ता समाप्त हो गई, और यहाँ पे नया वंश आ गया, नागवंश। नागवंश के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या है? दो लेख हैं, जिसमें आ जाता है आपके त्रिशूल लेख। दो त्रिशूल लेख हैं, त्रिशूल लेख हैं, त्रिशूल लेख है, जिसमें आ जाता है आपका शुद्ध महादेव, शुद्ध महादेव लेख। और दूसरा आ जाता है गोपेश्वर, गोपेश्वर, गोपेश्वर। ये कहाँ है? चमोली में है। और ये कहाँ है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इनसे, इनके बारे में पता चलता है। इसके जो होते हैं 4 शासकों का नाम है मुख्य रूप से, जिसमें आता है आपका अंशुनाग, विभुनाग, और एक होता है अंशुनाग, विभुनाग, और जो तीसरा होता है वो आ जाता है आपका स्कंदनाग, स्कंदनाग, और जो चौथा होता है वो होता है गणपति नाग, गणपति नाग, गणपति नाग। तो जो गणपति नाग था ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या फिर राज्य विस्तार किसने करा था? गणपति नाग ने करा था। सबसे प्रतापी कहते हैं इसे, सबसे प्रतापी, यानी कि सबसे योग्य, जो सबसे योग्य था वो कौन सा शासक था? गणपति नाग था। इनके बारे में किससे पता चलता है? शुद्ध महादेव और गोपेश्वर चमोली लेख से पता चलता है। और इसमें क्या था? इसमें जो आता है आपका सील वर्मन के बारे में पता चला है, कनिष्क आपका ये कुषाण में पता चला है। शकों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मंदिर से ही शकों के शासकों के बारे में पता चला है। फिर ये आ जाता है, इसके बाद जब ये समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ पे आता है मोखरी राजवंश। मैंने मोखरी राजवंश को आपको वहाँ डिग्री बताया था, जैसे आपका वहाँ पे सबसे पहले हरिवर्मा आया था, और लास्ट जो था गिरिवर्मा था मोखरी वंश का। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो था आपका वो कौन था? हरिवर्मा, हरिवर्मा। और यहाँ पर जो था अंतिम जो रहा वो कौन था? गिरिवर्मा, गिरिवर्मा। तो गिरिवर्मा रहा। गिरिवर्मा जो था किसका वो था? गिरिवर्मा था इसका बहनोई, किसका? हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का। तो यहाँ पे आ गया हर्षवर्धन का काल, हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल आ गया यहाँ पर, हर्षवर्धन काल आ गया। तो हर्षवर्धन का काल रहा। हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ने यहाँ पे शासन को बढ़ावा दिया, जिसके समय में हुएनसांग आया। गिरिवर्मा को मैंने बताया उसकी हत्या किसने की थी? गिरिवर्मा की हत्या कौन करता है? गिरिवर्मा की हत्या कर देता है देवगुप्त। देवगुप्त को कौन मार देता है? राज्यवर्मन मारता है। राज्यवर्मन को शशांक मारता है। शशांक को क्या आता है? हर्षवर्धन मारा जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल यहाँ पे आता है, क्योंकि वहाँ पे और कोई शासक रहता नहीं है। किसका? मोखरी राजवंश का। तो ये इसका ही क्या होता है? ये बहनोई होता है।
फिर इस तरह से हर्षवर्धन। फिर क्या होता है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, पूरे ही उत्तराखंड में क्या होता है, अराजकता फैल जाती है। तो उसके बाद जो उभर के आता है वो राजवंश होता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी, मैंने यहाँ पे कार्तिकेयपुर नहीं लिखा है तो मैं अब करूँगी। इसके आगे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा कार्तिक। प्राचीन काल के अंतर्गत ही आ जाता है कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी राजवंश। ये प्राचीन काल के अंतर्गत है। जब हमारे हर्षवर्धन खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी जो थे एक तो मध्य प्राचीन काल में रहे और यहाँ पे मध्य काल में भी मध्य काल की स्टार्टिंग हो गई थी, यहाँ पे भी कत्यूरी रहे, यानी कि यहाँ पे भी कत्यूरी, यहाँ पे कत्यूरी शासन रहा और यहाँ पर जो रहा कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर के फॉर्म में कार्तिकेयपुर राजवंश के उसमें रहा, राजवंश के, और यहाँ पे कत्यूरी राजवंश के रूप में इन्होंने क्या करा, शासन करा था, समझे। तो क्योंकि आ रहा था, क्योंकि मध्यकाल की स्टार्टिंग हो गई थी और ये कार्तिकेयपुर क्या थी, ये क्षेत्र था कहाँ पर, जोशीमठ के निकट था। और ये कहाँ था, कत्यूरी घाटी, हाँ ये था बैजनाथ के निकट, बैजनाथ, कत्यूरी घाटी। इसमें जो रहा था प्रारंभिक कौन रहा था, बसंत देव, वो संस्थापक रहा, संस्थापक रहा था, वो कौन था, बसंत देव। और यहाँ पर अंतिम रहा था, जो अंतिम रहा यहाँ पे बसंत देव रहा, और जो अंतिम रहा यहाँ पे शुभक्षी राज के रूप में रहा। यानी कि इसमें जो लास्ट हो जाता है लेकिन इसमें अंतिम के फॉर्म में, क्योंकि इसी का वंशज है ये कत्यूर घाटी में। तो यहाँ पे जो हम जो कत्यूरी फॉर्म में आ जाते हैं, जब ये कत्यूर घाटी में रहते हैं तो इसका जो संस्थापक हो जाता है, यहाँ पर हम कत्यूरी घाटी में जब संस्थापक हो जाता है, क्योंकि अलग अलग परिवार के फॉर्म में थे, तो यहाँ पर जो आ जाता है सबसे पहले आता है आसंत देव। और नरसिंह देव भी आता है कत्यूर में स्थानांतरित करता है, लेकिन इसे कहते हैं संस्थापक, कहते हैं आसंत देव को कत्यूरी। और जो अंतिम रहता है वो अंतिम होता है यहाँ पर ब्रह्मदेव या बीरमदेव। ये हो गया आपका ये। अब इन परिवारों के बारे में, टाइम बहुत हो रहा है तो ये हो जाएगा, इसके बारे में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी। यहाँ पर जो रहते हैं परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, और यहाँ पे परिवार डी। तो फर्स्ट परिवार में क्या आया था, फर्स्ट परिवार के अंतर्गत ही आता है, संस्थापक आया था पहले, संस्थापक बसंत देव। इसके बाद के जो भी इसके वो रहे परिवार के, वो उनके बारे में पता नहीं चला तो इसे परिवार ए के अंतर्गत डाल दिया। इसके बाद जो आता है वो आता है खप्पर देव वंश। उसमें जो आ जाता है सबसे पहले आएगा खप्पर देव वंश में खप्पर देव। फिर आ जाएगा कल्याण राजदेव। फिर आ जाएगा यहाँ पर त्रिभुवन राजदेव। परिवार बी की बात करें तो यहाँ पर आता है निम्बर देव। परिवार बी निम्बर देव वंश, निम्बर परिवार यानी कि निम्बर वंश कह सकते हैं इसे, निम्बर वंश की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित सूरदेव, और यहाँ पे आ जाएगा भूदेव। इसके टाइम पर क्या आते हैं, शंकराचार्य। इसके टाइम पर आते हैं ललित सूर के, कहते हैं ताम्रपत्र थे, इंपॉर्टेंट थे, ताम्रपत्र थे।
21वां और 22वां किस में मिलता है? ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसके बारे में बताता है। भूदेव के बारे में बागेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है, बागेश्वर जो अभिलेख है उससे मिलता है। निम्बरदेव आता है। तो सबसे ज्यादा जो एक उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधता है वो इष्टगण देव होता है। ललितपुर के ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर आपका त्रिभुवन राजदेव आता है, इसके बारे में भी आपके बागेश्वर जो ताम्रपत्र है उससे पता चलता है। खरपर देव जाता है खप्पादेव वंश की। इस समय क्या हुआ था कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कश्मीरी जो वंश का शासक है उसका क्या होता है आक्रमण होता है गढ़वाल में और फिर इसे अपने वंश की स्थापना कर देता है। तो इतना था। परिवार सी की बात करें तो परिवार सी में जाता है सलोणादित्य परिवार। सलोणादित्य वंश वंश कह देते हैं इसको। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले आता है इच्छर देव। ये कौन आता है? सबसे पहले आता है यहाँ पर इच्छर देव। इच्छर देव का आता है देसठ देव, पदमठ देव और यहाँ पे आता है सुबक्षी राजदेव ये आता है। तो सुबक्षी राज के ताम्रपत्र भी कहाँ से मिलते हैं? पांडुकेश्वर। ये जो ताम्रपत्र हैं ये दोनों के कहाँ से मिलते हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से इसके बारे में पता चलता है। सुबक्षी राज और ललितसुर का इसका 4वें वर्ष का है और ललितसुर के 21वें और 22 वर्ष के। और इसमें आता है जो पटमठ देव का है वो 44वें वर्ष का ताम्रपत्र है, ये भी पांडुकेश्वर में है। ये तीनों क्या है ताम्रपत्र एक में ही मिलता है। परिवार डी जो आता है परिवार डी आता है लखनपाल देव। इसका कुछ नाम नहीं था, इसको लिखते लखन देव। फिर आ जाएगा आपका इंद्रपाल देव। फिर आएगा त्रिभुवन त्रिभुवनपाल देव। तो ये सारे ये परिवार सी था जिसके बारे में इन तीनों इस परिवार के बारे में पता चलता है बैजनाथ अभिलेख से पता चलता है। तो इतना था हमारा कत्यूरी और ये जो था आपका ये था कार्तिकेयपुर राजवंश परिवार। जब यहाँ तक रहा था इसे कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया, यानी कि परिवार राजवंश कहा गया। जब ये कत्यूरी में इन्होंने क्या कर दी अपनी जो भी राजधानी थी यहाँ कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित कर दी, तो इन्हें कहा जाने लगा कत्यूरी वंश। तो इसका जो था जो किसने करी थी वो था यहाँ पर जो फर्स्ट आता है वो होता है नृसिंह। जो संस्थापक होता है वो आसंत देव, यानी कि स्थापना जो करता है वंश कत्यूरी नाम से वो कौन होता है? आसंत देव। और ब्रह्मदेव होता है। ब्रह्मदेव से जो मुलाकात होती है सोमचंद्र की होती है और यहाँ पे चंद्रवंश का आरंभ हो जाएगा। तो ये था हमारा आज के रिवीजन की क्लास। फटाफट मैंने ये रिवाइज कर दिया है, फिर ऐसे टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रिवीजन क्लास आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका सोमचंद। और फिर अभी ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँगी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरह से तैयारी करते रहिए।